हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। इस वीडियो के माध्यम से हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रैक्टिस पेपर तृतीय विषय विज्ञान का अध्ययन करेंगे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे के 3 अभ्यास पत्र हैं। इसके पूर्व में हमने अभ्यास पत्र 1 और अभ्यास पेपर 2 के वीडियो हमने आपको पहुंचाए हैं। यह अभ्यास पेपर तृतीय का द्वितीय भाग है। इसमें बाद के 35 प्रश्नों को समावेशित किया गया है। आप दोनों भागों को अवश्य देखें तथा ऑनलाइन प्रश्न मंच में भाग लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एनएएस 2021 के तृतीय अभ्यास पत्र विज्ञान भाग 2 शेष बचे हुए 35 प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 36, हृदय के ऑपरेशन के दौरान हृदय से मस्तिष्क को संदेश पहुंचाने वाली तंत्रिकाओं की आपूर्ति कट जाने के बाद भी मानव हृदय स्पंदन करता रहता है। इसका कारण क्या है? अगर हृदय को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, अगर हृदय को शरीर से बाहर निकाल कर एक टेबल पर रख दिया जाए तो भी हृदय धड़कता रहता है, स्पंदन करता रहता है। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे हृदय की दीवारों में हृदय पेशी पाई जाती है। यह एक अनैच्छिक पेशी है, अर्थात इस पेशी के सिकुड़ने और फैलने पर हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग या हमारी इच्छा शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता। यही हृदय पेशियां जब सिकुड़ती हैं तो हृदय सिकुड़ता है। जब ये हृदय पेशियां फैलती हैं तो हमारा हृदय भी फैलता है और इस प्रकार हृदय की धड़कनें बनती हैं। तो चूंकि हृदय धड़कनों की शुरुआत हृदय की दीवारों में मिलने वाली पेशियों से ही होती है, हृदय पेशियों के एक गुच्छे पेसमेकर से होती है, इसलिए हमारे हृदय पर हमारे मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता। यह स्वतः ही अनवरत लगातार धड़कता रहता है। तो हमारा हृदय पेशीजनक या मायोजेनिक हृदय कहलाता है, क्योंकि हृदय स्पंदन के तालमय संकुचन, जिन्हें हम धड़कन कहते हैं, की उत्पत्ति एवं गति नियंत्रण की उत्तेजना हृदय के विशेष पेशीय समूह से प्रारंभ होती है। इस विशेष पेशीय ऊतक को गति चालक या पेसमेकर कहते हैं। तो दिमाग से अगर हृदय का संपर्क कट जाए उसके बाद भी हृदय धड़कता रहता है, क्योंकि हृदय की धड़कनें हृदय की दीवारों में मिलने वाली हृदय पेशियों से बनती है। हृदय पेशियों के उस समूह को हम पेसमेकर कहते हैं, इसलिए हमारा हृदय हुआ मायोजेनिक हृदय। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 37, एक परमाणु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहां पर हम आपको परमाणु की विशेषताएं बता रहे हैं, परमाणुओं के महत्वपूर्ण गुण बता रहे हैं। जैसे किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं किंतु वे अन्य तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। जैसे सोडियम के सारे परमाणु एक जैसे होंगे लेकिन वे पोटेशियम के परमाणु से भिन्न होंगे। तत्व के प्रत्येक परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। परमाणु सबसे छोटा अविभाज्य कण है जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अर्थात परमाणु कभी भी अकेला नहीं रह सकता। यह अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर अणु के रूप में रहता है, लेकिन जब यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो यह पुनः परमाणु में बदल जाता है। परमाणु उदासीन होता है, अर्थात परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अर्थात ऋण और धन आवेश बराबर होते हैं, परंतु यह अणुओं व आयनों का निर्माण करता है। परंतु जब यह अन्य परमाणुओं से जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करके आयनों में बदल जाता है। परमाणु किसी पदार्थ का मूलभूत कण है, अर्थात हर पदार्थ परमाणुओं से ही मिलकर बना है। अब देख लीजिए इन 6 में से कौन सा गुण यहां पे नहीं है, वो होगा गलत गुण। तो अगर आप इन चारों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो विकल्प नंबर डी है, परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम देख, अनुभव या स्पर्श कर सकते हैं, यह कथन आधा सत्य और आधा असत्य है। सत्य यह कि पदार्थ परमाणुओं से बना होता है, लेकिन बड़ी संख्या में जुड़े हैं जरूरी नहीं। कभी कभी कुछ या संख्या में कम परमाणु जुड़कर ही अणु या यौगिक का या पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। दूसरा, हर पदार्थ दिखे यह जरूरी नहीं। परमाणुओं से मिलकर बने अणु और यौगिक भी अति सूक्ष्म होते हैं। तो इस प्रकार विकल्प नंबर डी असत्य कथन है। प्रश्न क्रमांक 38, आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या कैसे बदलती है हमें बताना है। पहले आप जान लें परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक से अंतिम कक्षा तक की दूरी को हम उस परमाणु का आकार या परमाणु त्रिज्या कहते हैं। आवर्त सारणी को गौर से देखें।
आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में जो आपको आड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं, इन्हें आप गिने, इनकी संख्या 7 है। जो परमाणु जिस आवर्त में आता है उसके परमाणुओं में उतनी ही कक्षाएं होती हैं। अर्थात किसी आवर्त में आने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं में कक्षाओं की संख्या समान होती है। जैसे हम एक उदाहरण लें, अगर हम इस दूसरे आवर्त में आगे बढ़ें तो इस दूसरे आवर्त में जितने भी तत्व आ रहे हैं, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, इस दूसरे आवर्त में आने वाले सारे तत्वों के परमाणुओं की 2 ही कक्षाएं होंगी। दूसरे आवर्त तो इन सभी परमाणुओं में 2 कक्षाएं। लेकिन जब हम इस दूसरे आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, अर्थात लिथियम से क्रमशः हीलियम की ओर बढ़ेंगे, तो परमाणु का आकार छोटा होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ने से परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तथा अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे आपसी आकर्षण के कारण परमाणु सिकुड़ता चला जाता है। चलिए हम उदाहरण लेते हैं। हमने दूसरे आवर्त का सबसे पहला तत्व ले लिया लिथियम, जिसका परमाणु क्रमांक 3 है। इसके नाभिक में 3 धन आवेश अर्थात प्रोटॉन है और बाहर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 1। इसी प्रकार हम इसी दूसरे आवर्त का अंतिम परमाणु ले लें फ्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक 9 है। इसके नाभिक में 9 धन आवेश अर्थात 9 प्रोटॉन होंगे और बाहर कक्षाओं में 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली कक्षा में 2 और बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में। तो चूंकि ये दोनों ही परमाणु दूसरे आवर्त में आ रहे हैं, तो दोनों के पास 2-2 कक्षाएं हैं, लेकिन आकार लिथियम की तुलना में फ्लोरीन का आकार छोटा है। क्यों छोटा है? तो देखिए, लिथियम में बाहर अंतिम कक्षा में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्षा देखो दूसरी संयोजी कोष, केवल 1 ऋण आवेश। जबकि फ्लोरीन में देखिए जो अंतिम कक्षा है दूसरी, उसमें 7 ऋण आवेश हैं। तो जैसे जैसे हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बाहरी कक्षा में ऋण आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और नाभिक में देखिए धनावेश तथा प्रोटॉन भी बढ़ता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और परमाणु सिकुड़ जाता है, उसका आकार कम हो जाता है, वह घटता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दाहिने आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे 39वें नंबर के प्रश्न की ओर। पेंटेन अर्थात C5H12 के अणु सूत्र में कितने बंध हैं? तो हमें पेंटेन का संरचना सूत्र बनाना पड़ेगा। संरचना सूत्र में आप परमाणुओं के जुड़ने की व्यवस्था को देख सकते हैं। अगर संरचना सूत्र को देखें तो आप बंधों को गिन सकते हैं। जब बंधों को गिनेंगे तो आपको पता चलेगा पेंटेन अर्थात C5H12 में सहसंयोजी बंधों की संख्या कुल 16 है। तो विकल्प नंबर सी सही है। प्रश्न क्रमांक 40, क्या होता है जब एक अम्ल को एक क्षार में मिलाया जाता है? ये प्रयोग हमने अपनी प्रयोगशालाओं में किए हैं कि अम्ल क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो जब अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है तो अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके अपना गुण खो देते हैं तथा उदासीन हो जाते हैं। यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इसमें लवण तथा जल बनते हैं। नीचे 2 उदाहरण भी दिए गए हैं। ये देखिए, प्रबल अम्ल और क्षार, प्रबल क्षार तथा दुर्बल क्षार, जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो एक दूसरे को उदासीन करके लवण व जल बनाते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 40 का सही विकल्प है कि अम्ल जब क्षार से मिलेगा तो लवण का निर्माण होता है। प्रश्न क्रमांक 41, साबुन के अणु में होता है। ये देखिए, हमने साबुन का अणु बना रखा है। साबुन एक उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। इन्हें उच्च वसीय अम्ल क्यों कहते हैं? तो देखिए, साबुन में जो लंबी पूंछ दिखाई दे रही है वो एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी लंबी श्रृंखला है। इसलिए हम साबुन को उच्च वसीय अम्ल, और एक तरफ देखिए उसका जो सिर है वहां COONA जुड़ा हुआ है। यहां Na की जगह K अर्थात पोटेशियम भी हो सकता था। इसलिए साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। इनके प्रत्येक अणु में, यह हमने एक अणु बनाया है, प्रत्येक अणु में एक सिर होता है जिसे हम जलरागी शीर्ष कहते हैं, COONA। अर्थात यह सिर जल के प्रति स्नेह रखता है, यह जल से जुड़ जाता है, इसलिए यह जल स्नेही या जलरागी है। और इसमें जो लंबी पूंछ दिखाई दे रही है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की बनी, यह जल विरागी पूंछ है।
अर्थात ये जल से स्नेह नहीं करती, यह जल से नहीं बल्कि तेल के कणों से जुड़ती है। इसे हम तेल रागी पूंछ भी कह सकते थे। तो इस प्रकार जो साबुन का प्रत्येक अणु है वो ध्रुवीय होता है। उसका एक सिरा जल से जुड़ सकता है, दूसरा सिरा तेल से जुड़ सकता है। तो जो सिर है वो जल के अणुओं से जुड़ जाता है, जो उसकी पूंछ है वो जल से नहीं बल्कि तेल के अणुओं से जुड़ जाती है, और इस प्रकार एक संरचना बनती है जिसे हम मिसेल कहते हैं। उसी मिसेल के कारण हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। कपड़े की गहराइयों में छुपी हुई तेल की बूंदें बाहर पानी में निकल आती हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, साबुन के अणु में जलरागी शीर्ष और जल विरागी पूंछ होती है। प्रश्न क्रमांक 42, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, उसे क्या करना चाहिए? एक बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा था प्रयोगशाला में, गलती से भूलवश उसके हाथ पर सांद्र या कंसंट्रेट अम्ल गिर गया, मान लीजिए HCl। तो अम्ल के कारण उसकी त्वचा जल जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी त्वचा को कम नुकसान हो, उसको कम जलन का अनुभव हो, उसे कुछ आराम मिले। तो हम क्या करें? पहले हम इसे पानी से धो देंगे। पानी से धो देने से जो सांद्र अम्ल है वो पानी के साथ तनु हो जाएगा, सांद्र अम्ल की मात्रा कम हो जाएगी। उसके बाद हम इस पर कोई क्षारीय, दुर्बल क्षारीय पदार्थ लगा देंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात मीठे सोडे का पेस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। तो जो दुर्बल क्षार या जो मीठा सोडे का हमने पेस्ट लगाया है वो उस सांद्र अम्ल को उदासीन कर देगा, जिससे हाथ की जलन कम हो जाएगी। तो अगर प्रयोगशाला में ऐसी कोई घटना घट जाए, सांद्र अम्ल से कोई बच्चा जल जाए, तो आप उस पर दुर्बल क्षार लगा दीजिएगा। तो हमारा सही उत्तर आ गया विकल्प नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 43, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन किन जैव अणुओं में पाया जाता है? नाइट्रोजन जिसका संकेत N होता है, हमें बताना है कि वह कौन से जैविक अणु में है। नीचे 3 जैविक अणुओं के नाम दे रखे हैं, जैविक अणु जो कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, प्रोटीन, DNA और RNA। तो ध्यान दीजिए, जो प्रोटीन है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने अमीनो अम्ल का बहुलक है, जबकि जो DNA और RNA है वो नाइट्रोजनस क्षारकों के बहुलक हैं। तो अमीनो अम्ल में भी नाइट्रोजन होता है जो प्रोटीन बना रहा है, नाइट्रोजनस क्षारकों में भी नाइट्रोजन होता है जो मिलकर DNA और RNA बना रहे हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन इन तीनों ही जैविक अणुओं में है, और हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 44, इंसुलिन मानव शरीर में किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो आपने मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र देखा होगा। उस पाचन तंत्र में एक ग्रंथि है, अमाशय के नीचे पाई जाती है, यह है अग्नाशय ग्रंथि। आपको दिख रही होगी ब्राउन या भूरे कलर की। अग्नाशय ग्रंथि को हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह पाचक रस अर्थात भोजन को पचाने वाले एंजाइम्स बनाने के साथ साथ हार्मोन्स भी बनाती हैं। इस अग्नाशय ग्रंथि के अंदर देखिए लैंगरहैंस द्वीप हैं, जो कोशिकाओं के गुच्छों से मिलकर बने हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इस लैंगरहैंस द्वीप में जो हरे रंग की बीटा कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, ये इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्रावण करती हैं। तो इस प्रकार इंसुलिन मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित एक हार्मोन्स है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखता है। यह रक्त में मिलने वाले ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। इस प्रकार हमारे रक्त में ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा नहीं बढ़ पाती और हमें मधुमेह की बीमारी नहीं होती। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस की बीमारी हो सकती है। तो हमने जाना कि इंसुलिन कहां बन रहा है और इंसुलिन का कार्य क्या है। तो इंसुलिन मानव शरीर में अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। निम्न यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC नाम बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले आप मूल यौगिक को खोजिए। इस यौगिक में से मूल यौगिक है साइक्लोहेक्सीन या बेंजीन C6H6। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर वहां CH3 अर्थात मैथिल समूह आ गया। तो अगर बेंजीन रिंग में अगर CH3 समूह जुड़ा हो तो उसे हम टोलुइन कहते हैं, टोलुइन। और अगर इसमें NO2 समूह और जुड़ जाए तो इसे हम नाइट्रोटोलुइन कहते हैं, और अगर इसमें क्लोरीन और जुड़ जाए तो इसे हम नाइट्रोक्लोरोटोलुइन कहते हैं। तो इस प्रकार इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? देख लीजिए कहां पे लिखा हुआ है, M नाइट्रो P क्लोरोटोलुइन। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर डी। बेंजीन का संरचना सूत्र क्या है? बेंजीन, इसे हम सामान्यतः साइक्लोहेक्सीन भी कहते हैं, क्योंकि एक वलयनुमा संरचना इसकी होती है और इसमें 6 कार्बन होते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य
डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो बेंजीन या साइक्लोहेक्सीन जिसका अणु सूत्र है C6H6, अगर आप इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। देख लीजिए ऐसी संरचना किस विकल्प में दिखाई दे रही है? विकल्प नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 47, बिलीरुबिन किस में पाया जाता है? तो बिलीरुबिन एक पीले रंग का वर्णक है जो हमारे मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है। अब देखेंगे बनता कहां पे है, तो ध्यान दीजिए। बिलीरुबिन यकृत में आरबीसी के अपघटन के समय, जब आरबीसी नष्ट होती है, विघटित होती है, टूटती है, उस समय हीमोग्लोबिन वर्णक के अप्रोटीनी भाग हीम के उपचयन से बना पीले रंग का उत्पाद या वर्णक है। ये देखिए चित्र में दिखा रखा है, आरबीसी दिख रही है आपकी उभयावतल। जब ये नष्ट होती हैं, विघटित होती हैं, तो इनके अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में से ग्लोबिन प्रोटीन को हटा दो तो जो हीम बच गया है अप्रोटीनी भाग, उसे यकृत के अंदर पहले हरे रंग के वर्णक बिलीवर्डिन में बदला जाता है, उसके बाद उसे क्रमशः पीले रंग के वर्णक बिलीरुबिन में बदल दिया जाता है। यह बिलीरुबिन हमारे मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है, लेकिन इसकी मात्रा अगर बढ़ जाए शरीर में तो इसकी अधिकता से पीलिया रोग हो जाता है। यह यकृत से निकलने वाले यकृत रस जो आगे जाकर हरे रंग की थैली पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है और फिर पित्ताशय से निकलता है, उसे हम पित्तरस कहते हैं। तो यह बिलीरुबिन वर्णक जो पीले रंग का है, यह यकृत द्वारा स्त्रावित या पित्ताशय द्वारा स्त्रावित पित्तरस का मुख्य घटक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 48, संकटकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? संकटकालीन ऐसा हार्मोन जो संकट के समय, विपरीत परिस्थिति के समय हमारी मदद करे, उसे हम संकटकालीन हार्मोन कहते हैं। देखें हमारे शरीर में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो संकट के समय हमारी मदद करता है? जब हम किसी तनाव, खतरे या संकट की स्थिति में होते हैं तो हमारा दिल जोर से धड़कने लगता है, हाथ में पसीना आना शुरू हो जाता है, हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम उस तनाव से बचने के रास्ते तलाशना शुरू कर देते हैं। या तो हम उस खतरे का सामना करते हैं या वहां से भाग जाते हैं। इसे फाइट या फ्लाइट अर्थात संकटकालीन प्रतिक्रिया कहते हैं। यह प्रतिक्रिया एड्रेनलिन अर्थात एपिनेफ्रिन हार्मोन्स के कारण होती है जो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि हमारे दोनों वृक्कों के ऊपर सिर पर टोपी नुमाई ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं जब हम संकट के समय होते हैं। ये देखिए, ये कुछ बच्चे राइड कर रहे हैं। ये राइड बड़ी खतरनाक होती है। इस राइड पे जब आप जाएंगे तो आपकी हृदय धड़कनें बढ़ जाएंगी ताकि आप अलर्ट हो जाएं, दुर्घटना से बच जाएं, पकड़ कर बैठ जाएं डर के मारे। तो इस प्रकार ये हार्मोन्स संकट का सामना करने के लिए शरीर को तैयार करता है, इसलिए इसे हम संकटकालीन हार्मोन्स भी कहते हैं। तो संकटकालीन हार्मोन्स किसे कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा निकलने वाले एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन्स को। प्रश्न क्रमांक 49, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है? तो पहले हम समजात अंग की परिभाषा और फिर हम उदाहरण देखेंगे। समजात अंग विभिन्न जीवों के वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। यानी अलग अलग जीवों के अंग जिनकी उत्पत्ति, संरचना, बनावट एक जैसी है लेकिन कार्य सबका अलग अलग है। नीचे चित्र में देखिए, यहां चमगादड़ की अग्रभुजाएं दे रखी हैं, सील की अग्रभुजा, शेर की अग्रभुजा, चिंपैंजी और मनुष्य के आगे के हाथ। इन सबको गौर से देखें तो इनकी सबकी संरचना एक जैसी है, सब में हड्डियों की संख्या बराबर है, हड्डियों की बनावट और नाम एक जैसे हैं। तो इन सबकी संरचना और उत्पत्ति, बनावट एक जैसी है लेकिन कार्य सबका अलग अलग है। चमगादड़ की अग्रभुजाएं उड़ने में मदद करती हैं, सील की तैरने में, सिंह की दौड़ने तथा शिकार करने में, चिंपांजी की पकड़ने में और मनुष्य की चीजों को फेंकने और पकड़ने में। तो कार्य सबके अलग अलग लेकिन संरचना एक जैसी है, तो ऐसे अंगों को हम समजात अंग कहते हैं। अब आप इन चारों विकल्पों को जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद दोनों की संरचना एक जैसी है लेकिन कार्य अलग अलग है। कुत्ते के अग्रपाद दौड़ने और शिकार करने में मदद करते हैं जबकि हमारे हाथ चीजों को पकड़ने और फेंकने में मदद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेशी ऊतक का प्रकार है? हमारे शरीर में बहुत सारे ऊतक पाए जाते हैं, उसमें से एक है पेशी ऊतक। ऐसे ऊतक जिनमें सिकुड़ने और फैलने का गुण होता है, जिनमें संकुचनशीलता का गुण होता है। पेशीय प्राणियों का आकुंचित होने वाला, आकुंचित मीन्स सिकुड़ने और फैलने वाला ऊतक है। इनमें आकुंचित होने वाले सूत्र होते हैं जो कोशिकाओं का आकार बदल देते हैं। पेशी कोशिकाओं द्वारा निर्मित ऊतक को पेशी ऊतक कहा जाता है जो समस्त अंगों में गति प्रदान करता है। इस ऊतक का निर्माण करने वाली कोशिकाएं विशेष प्रकार की आकृति और रचना वाली होती हैं। तो हमें पता चला कि हमारे शरीर में
एक संकुचनशीलता का गुण लिए हुए एक ऊतक है। उसी ऊतक को हम पेशी ऊतक कहते हैं। और ऊतक किसके मिलने से बने होते हैं? कोशिकाओं के। तो पेशी ऊतक बने होते हैं पेशी कोशिकाओं के। और हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशी कोशिकाएं पाई जाती हैं, नीचे चित्र में दिखाई दे रही हैं। ए, अरेखित पेशी, इनके दोनों सिरे नुकीले और ये बीच में मोटी होती हैं, अर्थात तुरके के आकार की होती हैं। ये हमारी आहार नलिका और जितनी भी खोखली नलिकाएं हैं शरीर के अंदर उनकी दीवारों में पाई जाती हैं। ये अनिच्छिक पेशी हैं, इनके कारण हम श्वसन, उत्सर्जन और पाचन जैसी क्रिया कर पाते हैं। बी नंबर पे देखिए, लंबी बेलनाकार अशाखित कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम रेखित पेशी कहेंगे। कोशिकाओं से मिलकर ही पेशी बनी है। ये हमारी हड्डियों से जुड़ी हैं, ये कंकालीय पेशियां हैं, ऐच्छिक पेशियां हैं, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। इनके कारण हम अपने शरीर के अंगों को हिला पाते हैं, प्रचलन और गति कर पाते हैं। और तीसरी जो पेशी है जो लंबी बेलनाकार लेकिन शाखित है, ये हृदय की दीवारों में मिलती है, इन्हें हम हृदय पेशी कहते हैं। ये भी अनिच्छिक पेशी है और इनके कारण हृदय की धड़कनें बनती हैं। तो इस प्रकार हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, रेखित, अरेखित, हृदय। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ये सारे के सारे पेशीय ऊतक हैं। प्रश्न क्रमांक 51, वे जंतु जो सीधे शिशु अर्थात बच्चे को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? तो मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दूंगा आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए। युग्मनज के विकास के आधार पर जंतु 2 प्रकार के होते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जो पहली कोशिका बनती है उसे हम युग्मनज कहते हैं। यही युग्मनज आगे चलकर शिशु को जन्म देता है। तो युग्मनज से शिशु कैसे बन रहा है, इसके आधार पर जीव 2 प्रकार के हो गए। अंड प्रजक, वे जीव जिनमें युग्मनज का विकास मादा शरीर के बाहर होता है, अर्थात अंडे के अंदर, शरीर से बाहर अंडे के अंदर युग्मनज धीरे धीरे शिशु में बदलता है और अंडे के स्फुटन से, अंडे के टूटने से फिर शिशु बाहर निकलता है, शिशु उत्पन्न होता है। तो ऐसे प्राणियों को अंड प्रजक कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये अंडे देते हैं। इसमें पक्षी, मेंढक, सरीसृप इत्यादि आते हैं। इनकी उत्तरजीविता कम होती है। भाई, अंडे देने वाले प्राणियों के बच्चों की उत्तरजीविता कम होती है क्योंकि उनके अंडे शरीर से बाहर हैं। परभक्षी या शिकारियों के द्वारा इनको खाया जा सकता है। सजीव प्रजक, वे जीव जिनमें युग्मनज का विकास मादा के शरीर के अंदर गर्भाशय में होता है। युग्मनज से शिशु बनने की सारी क्रिया शरीर के अंदर होती है और उसके बाद ये विकसित शिशु को जन्म देते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। उन्हें हम सजीव प्रजक कह देंगे। इसमें समस्त स्तनधारी प्राणी जैसे मनुष्य, बंदर, गाय और खरगोश आ जाएंगे। इनकी उत्तरजीविता अधिक होती है इन संतानों की, क्योंकि यह शरीर के अंदर सुरक्षित रहते हैं और पूर्ण विकसित होने के बाद ही बाहर आते हैं। चित्र में दिखाया गया है। तो हमसे पूछा गया सीधे बच्चों को जन्म देने वाले को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सजीव प्रजक या जरायुज जंतु कहते हैं। विकल्प नंबर ए हमारा सही है। प्रश्न क्रमांक 52, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है? तो आप सभी जानते हैं कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। यूकेरियोटिक कोशिका अर्थात ऐसी कोशिका जिनमें स्पष्ट केंद्रक और कोशिका अंग होती हैं। पहली पादप कोशिका, दूसरी जंतु कोशिका। नीचे चित्र भी दिया गया है, अगर इस चित्र को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि 2 कोशिका अंग ऐसे हैं जो तीर के निशान के द्वारा केवल एक ही कोशिका से जुड़े हैं, दूसरी कोशिका में वे नहीं है। इन्हीं 2 अंगों के आधार पर पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। तो पादप कोशिका कोशिका भित्ति एवं हरित लवक की उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से भिन्न होती है। अब देख लीजिए उत्तर में क्या दे रखा है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, विकल्प नंबर डी, कोशिका भित्ति के कारण। पादप कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति का मोटा दृढ़ सेलुलोज का बना आवरण होता है, जबकि जंतु कोशिका पे नहीं। प्रश्न क्रमांक 53, किसी चालक तार को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाता है, चालक का प्रतिरोध हो जाएगा। तो आप सभी ने पढ़ा है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उस तार की लंबाई के समानुपाती होता है। R समानुपाती L, अर्थात लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है। अर्थात तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। इसलिए जब हम घरों में लाइट फिटिंग करते हैं तो प्रयास करते हैं कि हमारा जहां बोर्ड लगा हुआ है, चुटकियां लगी हुई हैं, वहां से बल्ब या पंखा ज्यादा दूर ना हो। अगर हम लंबा तार ले जाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ने से वो गर्म हो सकता है, टूट सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, सिंपल सी बात है। अब देख लो हमने क्या किया, तार को 2 गुना लंबा कर दिया। तो आप यहां पे इस में लिख दें, अब हमने तार को क्या कर दिया, 2 गुना लंबा कर दिया, तो प्रतिरोध भी बढ़कर 2 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा विकल्प नंबर ए सही है। अपवर्तन की घटना में यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा है तो संभवतः प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है, अर्थात किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है हमें बताना है। लीजिए हमने 2 पारदर्शी माध्यम ले लिए, एक लाइन के ऊपर एक लाइन के नीचे। अब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रही है, तो हमसे कहा गया है कि आपतन कोण का मान ज्यादा
और अपवर्तन कोण का मान कम है, अर्थात कोण I कोण R से बड़ा है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में आएगी। विरल से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग कम हो जाता है और प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुकने से ही कोण का मान कम हो जाता है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रही है, उसका आपतन कोण ज्यादा और अपवर्तन कोण छोटा है, तो समझ जाइए कि वो विरल से सघन माध्यम में जा रही है, उसका वेग घट रहा है, वो अभिलंब की ओर झुक रही है। तो इन चारों विकल्पों को देखिएगा, इसमें से ए नंबर का विकल्प सही है। प्रकाश की किरण जल से कांच में जा रही है। जल और कांच में जल विरल माध्यम है जबकि कांच सघन माध्यम है। प्रश्न क्रमांक 55, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। तो आपने न्यूटन का तृतीय नियम पढ़ा होगा। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो उतना ही बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया जाता है। इन्हें क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। इसका मान हमेशा बराबर तथा दिशा विपरीत होती है। ये देखिए चित्र भी दिखा रहा है। ये व्यक्ति एक लकड़ी के बॉक्स पर आगे की ओर बल लगा रहा है, तो मनुष्य द्वारा बक्से पर आगे की ओर लगाया गया बल क्रिया बल है। इतना ही बल बक्सा मनुष्य पर पीछे की ओर लगा रहा है, वो बल प्रतिक्रिया बल है। तो एक दूसरे के अपोजिट है और अलग अलग वस्तु पे लग रहे हैं। चलिए हम और उदाहरणों और चित्रों के माध्यम से इसे समझते हैं। जब हम नाव से उतरते हैं तो हम नाव पर पीछे की ओर बल लगाते हैं। तो नाव पर हमने पीछे की ओर पांव से बल लगाया, नाव गई पीछे। इतना ही बल नाव हम पर भी लगाती आगे की ओर और हम नाव से कूदकर बोर्ड पर आ जाते हैं। इसी प्रकार जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे आती है। अर्थात बंदूक ने गोली पर बल लगाया तो गोली आगे गई, उतना ही बल गोली ने बंदूक पर लगाया, बंदूक पीछे गई। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं और बिल्कुल बराबर होते हैं। इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। एक छात्र घर से स्कूल के लिए निकलता है जो कि घर से 3 किलोमीटर दूर है। स्कूल समाप्त होने पर घर वापस लौट आता है। छात्र का विस्थापन होगा। हमसे दूरी नहीं पूछी है। अगर हमसे पूछा होता कि बच्चा घर से स्कूल गया, स्कूल से शाम को वापस घर आ गया, बताओ उसने कितनी दूरी चली, तो आप जोड़ लेते 3 × 3 6 किलोमीटर। लेकिन दूरी नहीं, हमसे विस्थापन पूछा गया है। और आप सभी जानते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी या प्रारंभिक व अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अर्थात यदि पहला व अंतिम स्थान एक ही है, अर्थात वस्तु जिस स्थान से चली है वापस वहीं आ गई है, तो वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन 0 होगा। तो बच्चा घर से चला और शाम को फिर घर पर ही आ गया, जहां से चला वहीं आ गया, तो यहां पर विस्थापन का मान हो जाएगा 0 किलोमीटर। विकल्प नंबर सी। शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ मतलब सूखी बर्फ। ऐसी बर्फ जो गीला ना करे उसे हम सूखी बर्फ कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत कम तापमान दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब इस गैस को बहुत कम तापमान पर रखा जाता है या जब इसको बहुत अधिक दाब पे दबाया या संपीड़ित किया जाता है, तो यह CO2 सीधे गैस से ठोस अवस्था में बदल जाती है, बीच में द्रव अवस्था नहीं आती। उसी को हम ठोस CO2 कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इस पर अगर हम जो हमने इसको दबाने के लिए जो दाब लगाया था वो कम कर दें या इसके तापमान को बढ़ा दें, तो यह शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो चित्र में दिखाई दे रही है, बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाती है। देखिए ये सीधे ठोस से गैस में बदल रही है। वेपर आपको दिखाई दे रही है चम्मच के नीचे, द्रव अवस्था आ ही नहीं रही। यह एक ऊर्ध्वपातित ठोस है, अर्थात ये गैस से ठोस और ठोस से गैस में बदल जाता है, द्रव अवस्था नहीं आती। इसलिए हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी सूखी बर्फ भी कहते हैं। इसका प्रयोग चीजों को जमाने के लिए या जमे रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह सामान्य बर्फ से कहीं ज्यादा ठंडी होती है। तो शुष्क बर्फ का उदाहरण है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों कहा है इसे शुष्क बर्फ? क्योंकि यह गैस से सीधे ठोस और ठोस से गैस में बदलती है, यह द्रव अवस्था में नहीं जाती, बहुत अधिक ठंडी होती है इसलिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 58 की ओर बढ़ते हैं हम। दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं P और Q समान संवेग से गतिशील हैं। यदि P का द्रव्यमान Q के द्रव्यमान से अधिक है तो किसे रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा? ये लीजिए, दो गेंद हैं हमारे पास P और Q। P का आकार बड़ा Q का आकार छोटा है। P बड़ा है, उसका द्रव्यमान ज्यादा है, हमने कैपिटल M से दिखाया है, जबकि Q छोटी गेंद है, उसका द्रव्यमान कम है, उसे हमने स्मॉल m से दिखाया है। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि दोनों का संवेग अर्थात द्रव्यमान गुणित वेग बराबर है। तो अगर बड़ी गेंद का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका वेग कम होगा। छोटी गेंद Q जिसका द्रव्यमान कम है तो उसका वेग ज्यादा होगा।
तभी दोनों का संवेग बराबर हो पाएगा। अब बल किसे कहते हैं? अगर मैं इनको रोकना चाहूं बल के माध्यम से तो इनका संवेग बदलेगा, और हम जानते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार आरोपित बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो दोनों का संवेग बराबर। अगर मैं इनको रोकूं तो दोनों के संवेग में एक समान परिवर्तन होगा, अर्थात दोनों पर मेरे द्वारा लगाया गया बल एक समान होगा। तो अगर दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न है लेकिन संवेग बराबर हैं, अगर मैं उन्हें रोकना चाहता हूं तो मुझे दोनों पर समान बल लगाना पड़ेगा। विकल्प नंबर सी सही है, क्योंकि एक बड़ी गेंद है लेकिन धीरे धीरे आ रही है, एक छोटी है लेकिन तेज आ रही है, तो दोनों पर लगाया गया बल रोकने के लिए बराबर ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59, दो वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना करने पर एवं उनके बीच की दूरी 4 गुना करने पर इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल समझते हैं आप? जितनी भी वस्तुएं हैं, खगोलीय पिंड या पृथ्वी पर रखी हुई वस्तुएं, छोटी या बड़ी, सभी वस्तुएं एक दूसरे को एक बल के द्वारा आकर्षित करती हैं। उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी बल के कारण ही सूर्य के चारों ओर ग्रह और ग्रहों के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका मैंने व्यंजक यहां लिखा हुआ है, F बराबर कैपिटल G m1 इंटू m2 बटा r वर्ग। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पदार्थों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दोनों पदार्थों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हमसे कहा गया है कि अगर हम द्रव्यमान इनका 2 गुना कर दें और इनके बीच की दूरी 4 गुना कर दें तो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। तो देखिए अब हमने क्या करा, हमने द्रव्यमान 2 गुना कर दिया। लीजिए ये द्रव्यमान हमने 2 गुना कर दिया और उनके बीच की दूरी 4 गुना कर दी। जब आप इस व्यंजक में ये बातें रखकर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 ऊपर हो जाएगा 4 GM1 M2 और नीचे हो जाएगा, जब आप पुस्तक खोलेंगे तो 4 का वर्ग अर्थात 4 गुणा 4 16 R वर्ग। भाग लगाएं, 4 एकम 4 4 चौक 16, तो F कितना हो जाएगा 1/4। ये देखिए पहले का अब जो बल लग रहा है वो पहले की तुलना में 1/4 रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल आपको समझ में आया, गुरुत्वाकर्षण बल का व्यंजक आपने देखा और पाया कि अगर हम द्रव्यमान बढ़ा के दूरी 4 गुना कर दें तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पहले से 1/4 रह जाएगा। इसी प्रकार छोटी छोटी वस्तुएं, आप 2 मित्र एक दूसरे के पास बैठे हैं तो उनके बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन महसूस नहीं होता क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अधिक द्रव्यमान की वस्तुओं पर ही काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 60, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में कार्य हो रहा है? कार्य अक्सर हम कहते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं एक जगह टेबल पर बैठे बैठे सुबह से शाम तक, तो हम कहेंगे देखो मैंने कितना काम किया, दिन भर मैंने पढ़ाई करी। लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे कार्य नहीं कहेंगे। कार्य कब होगा? कार्य के लिए 2 दशाओं का होना आवश्यक है। पहला, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, बाह्य बल। दूसरा, वस्तु बल लगने पर विस्थापित होनी चाहिए, खिसकनी चाहिए, उसकी स्थिति बदलनी चाहिए, उसकी गति में परिवर्तन होना चाहिए। बल लगाने पर वस्तु का विस्थापन 0 है, अर्थात आपने खूब बल लगाया लेकिन वस्तु खिसकी ही नहीं, तो उस बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। जैसे आप स्टूल पर ही बैठे बैठे पढ़ रहे हैं सुबह से शाम तक का, तो आपका कार्य 0 है क्योंकि आपकी स्थिति नहीं बदली। अगर आप किसी पत्थर को उखाड़ने के लिए जमीन में से सुबह से शाम तक प्रयास कर रहे हैं लेकिन पत्थर नहीं उखड़ा, तो आपके द्वारा किया गया कार्य 0 है। तो यहां पर देख लीजिए किस क्रियाकलाप में कार्य हो रहा है। तो नीचे के 3 पढ़ेंगे ना, BCD, तो पता चलेगा कि बल तो लग रहा है लेकिन वस्तु खिसक नहीं रही है, वस्तु जहां है वहीं है, उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन जो विकल्प ए है वहां ब्रेक द्वारा बल लगाने पर कार रुक रही है, उसकी गति में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात कार्य केवल ए नंबर पे हो रहा है। चलिए प्रश्न क्रमांक 61, अंटार्कटिका में बर्फ की सतह पर जो बर्फ होती है वह स्पंज की तरह होती है, जिसमें बर्फ के कणों के बीच हवा का प्रवाह होता रहता है। यानी जो बर्फ गिरती है ना वो रुई की तरह होती है, बिल्कुल स्पंज। जाते हैं ना पहाड़ों पे जब बर्फबारी होती है तो बर्फ बहुत हल्की होती है। क्यों? क्योंकि उसमें बर्फ के कणों के बीच में हवा भरी रहती है रुई की तरह। इसके ऊपर जब बर्फ जमने लगती है, अब बर्फबारी होती रहेगी तो लगातार बर्फ की मोटी परत बन जाएगी ना, पुरानी बर्फ नीचे दब जाएगी, नई बर्फ ऊपर, तब नीचे की बर्फ परतों की तरह जम जाती है और इनमें हवा के बुलबुले कैद हो जाते हैं। बर्फ की परत की गहराई परत की आयु के अनुरूप होती है। यदि जो नीचे वाली परत है वो सबसे पुरानी है, नीचे की परतों से हवा के बुलबुलों का विश्लेषण करके हम भूतकाल की वायु में विभिन्न गैसों के अनुपात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम गए अंटार्कटिका में, वहां तो बहुत मोटी बर्फ की चादर है, हम जमीन की गहराई से बर्फ निकाल के लाए,
तो वो बहुत पुरानी बर्फ होगी, कई सालों पुरानी बर्फ हो सकती है। उस बर्फ में हवा के बुलबुले कैद हैं। हम उस हवा से यह पता कर सकते हैं कि उन दिनों में हवा का संगठन क्या था, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें कितनी कितनी मात्रा में थी। इतनी अच्छी जानकारी लगती है, वैज्ञानिक करते हैं। यह विश्लेषण बिल्कुल सही हो, इसके लिए निम्न में से कौन सी चीज पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता? तो ध्यान दीजिए, गैसों का आयतन, गैसों का दाब और बुलबुलों का आकार, यह तापमान से बदल जाते हैं। तापमान घटाएंगे बढ़ाएंगे तो गैसों का आयतन भी कम और ज्यादा होगा, बुलबुलों का आकार और दाब भी बदल जाएगा, लेकिन तापमान का प्रभाव गैसों के संगठन पर कभी नहीं पड़ता। तभी तो हमें कई साल पुरानी जानकारी भी सही सही मिल जाती है। प्रश्न क्रमांक 62, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, कब होगी? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा कब खर्च होगी? तो ध्यान दीजिए, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर होती है 1 किलोवाट घंटे के। अब इसे थोड़ा सा हल करो। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर 1 किलोवाट, किलो अर्थात 10 की घात 3, तो हमने 1000 वाट लिख दिया किलो की जगह, गुणा 1 घंटा। अब देखिए, या तो आप 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे जलाएं तो 1 यूनिट बिजली आपकी बन जाएगी। अब देखो ये विकल्प है क्या, 1000 वाट वाला बल्ब 1 घंटे तक जलाना है, लेकिन ये विकल्प तो यहां है ही नहीं। चलिए अब नीचे आइए। अब मैंने क्या करा, 1000 वाट में से एक जीरो उठाकर घंटे पे लगा दिया। अब कैलकुलेशन करेंगे तो मान तो वही आएगा, लेकिन अब आप 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलाएं, तो 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलाएं या 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक जलाएं, 1 यूनिट बिजली आपकी बन जाएगी। अब दोनों में से कौन सा विकल्प यहां पे दिख रहा है? विकल्प नंबर बी। अगर हम 100 वाट वाले बल्ब को 10 घंटे तक जलाएं तो हमारे मीटर में 1 यूनिट बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 63, निम्नलिखित में सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सरल रेखीय अर्थात सीधी, बिल्कुल नाक की सीध में किसी वस्तु की एक सरल रेखा के अनुदिश गति को एक सरल रेखीय गति या सरल रेखीय पथ कहते हैं। जैसे कि एक साइकिल सवार बिना मुड़े सीधी सड़क पर बिल्कुल सीधा चला जाए, रेल की पटरी बिल्कुल सीधी है और रेल बिल्कुल सीधी चली जाए, तो उसे हम एक सरल रेखीय गति कहते हैं। एक सरल रेखीय गति बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती है। चलिए, तो कहां पे इसका सही उदाहरण मिलेगा? कहीं ना कहीं तो पटरी मुड़ जाएगी, कहीं ना कहीं सड़क मुड़ जाएगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गिरती हुई वस्तु। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अर्थात गुरुत्व के अधीन अगर कोई वस्तु गिरेगी तो वह हमेशा सीधी रेखा में गिरेगी, उसकी गति हमेशा सरल रेखीय गति ही होगी। तो कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में चल रही है तो सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण है गुरुत्व के कारण स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु। यह हमेशा बिल्कुल सीधी गिरती है, चाहे सेव फल के पेड़ से सेव फल गिरे, चाहे उल्का पिंड गिरे। उल्का पिंड गिरते हैं ना, टूटता हुआ तारा, बिल्कुल सीधा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाता है। तो सरल रेखीय गति का सबसे सही उदाहरण है गुरुत्व के अधीन नीचे गिरती हुई वस्तु, विकल्प नंबर ए। दो तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, उसे हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहते हैं। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। उन स्थानों को हम संधि स्थान, साइनेप्सिस या युग्मानुबंध कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन का सिर और दूसरी तंत्रिका कोशिका के साइटोन के तंतु, ये मिलकर इस साइनेप्सिस को बनाते हैं और इस सिनेप्स या युग्मानुबंध के द्वारा आवेग, इंपल्स या करंट एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचता है रसायनों के माध्यम से। तो इस प्रकार दो तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से जिस संधि द्वारा जुड़ी रहती हैं उसे हम सिनेप्स या युग्मानुबंध कहते हैं। निम्नलिखित में से मानव नेत्र के भाग कौन से हैं? ये लीजिए, मानव नेत्र का चित्र दे रखा है, आप मिला लीजिए। कॉर्निया, जो पारदर्शी सफेद झिल्ली होती है आंखों के ऊपर, उसे हम स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। लेंस, आंखों में एक पारदर्शी लचीले ऊतकों का बना उभयोत्तल या उत्तल लेंस होता है, आप देख ही रहे हैं, अभिदृश्य लेंस या नेत्र लेंस। रेटिना, आंखों में नेत्र गोलक में सबसे भीतरी जो परत होती है जिस पर किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसे हम दृष्टिपटल रेटिना कहते हैं। तो ये सारे ही जो नाम हमने यहां पे पढ़े हैं ये नेत्र में दिखाई दे रहे हैं, अर्थात मानव नेत्र का भाग उपरोक्त सभी हैं। प्रश्न क्रमांक 66 एवं 67 के उत्तर निम्नलिखित जानकारी के आधार पर दें। जानकारी, यहां एक उपकरण दिखाया गया है जो ज्वाला जलते समय ईंधन की खपत की दर को मापता है। समझ में आ रहा है? देखो, इसके एक सिरे पर ये ज्वाला जल रही है, इसकी बत्ती इस केस नली में डूबी हुई है और ये केस नली में और इस पात्र में तेल भरा हुआ है। जैसे जैसे बत्ती जलेगी वैसे वैसे तेल आगे बढ़ता जाएगा और इस नली में एक बुलबुला भी है, तो जब तेल आगे बढ़ेगा तो ये बुलबुला भी आगे खिसकेगा। इस बुलबुले की पहली और बाद की स्थिति देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि इस बत्ती ने जलने में कितना तेल उपयोग किया।
तो वापस मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, जहां एक उपकरण दिखाया गया है जो ज्वाला जलते समय ईंधन की खपत की दर को मापता है। यहां ईंधन के रूप में तारपीन का प्रयोग किया गया है। नली के अंत में एक बत्ती है जिसका एक छोर तारपीन में डूबा हुआ है और बत्ती का दूसरा छोर प्रज्वलित किया जा रहा है, जलाया जा रहा है दीपक की तरह। नली में हवा का बुलबुला जिस दर से बाईं ओर जाता है, नली में आगे बढ़ता है, वह ईंधन की खपत को दर्शाता है। अब इस पे आधारित हमारा 66 नंबर का सवाल, किसी उपकरण द्वारा जो सबसे छोटा परिवर्तन मापा जा सकता है उसे उपकरण की संवेदनशीलता कहा जाता है। इस उपकरण में किस चीज को बदल देने से उसकी संवेदनशीलता पर असर पड़ेगा? तो ध्यान दीजिए, अगर हम इस उपकरण में क्या बदल दें तो ये सही जानकारी नहीं देगा, ये खराब हो जाएगा। अगर हम दो चीजें बदल दें, क्या बदल दें? या तो हम यहां मिलीमीटर की बजाय सेंटीमीटर स्केल का उपयोग करें। आप जानते हैं मिलीमीटर छोटा स्केल होता है, सेंटीमीटर बड़ा। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो कोई इकाई जितनी छोटी होगी ना, उसके द्वारा उतना ही सही और सटीक मूल्यांकन किया जाएगा। तो आपने मिलीमीटर हटा के सेंटीमीटर वाली स्केल लगा दी तो आप वायु के बुलबुले के आगे बढ़ने को सही तरीके से नहीं नाप पाएंगे, एक्यूरेट जानकारी नहीं मिलेगी। तो जितनी छोटी इकाई होगी उतना फायदा। दूसरा है बर्तन में ईंधन की मात्रा, नहीं, नली का व्यास। अगर हम इस नली का व्यास बदल दें, अर्थात इसके अंदर की कैविटी या गुहा को कम ज्यादा कर दें, तो आप जानते हैं कि ये केस नली होती है। केस नली में कोई पदार्थ अपने आप आगे बढ़ता है। अगर हम इस केस नली को अगर हम मोटा कर दें, इसका व्यास बढ़ा दें, तो तेल के आगे बढ़ने की दर कम हो जाएगी और सटीक जानकारी नहीं मिलेगी। तो अगर मैं इस उपकरण को खराब करना चाहता हूं तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दूं और इसकी नली को मोटा कर दूं, तो मुझे सटीक जानकारी नहीं मिलेगी। विकल्प नंबर बी सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को आपने देख लिया है। इसी चित्र पर आधारित अब हमारा 67वां सवाल है। क्या है 67वां सवाल? प्रिया ने इस उपकरण का प्रयोग करके तारपीन की खपत की दर को मापा। इसके परिणाम आलेख में रेखा P द्वारा दिखाए गए हैं। उसने एक कारक को बदलकर फिर से माप लिया और परिणाम को आलेख में रेखा Q द्वारा दर्शाया गया है। रेखा Q का परिमाण प्राप्त करने के लिए उसने क्या बदला होगा? तो देखिए, पहले वाला चित्र आपने देखा, उसने पहले लौ को जलाया और ईंधन की खपत को नापा। तो ईंधन की खपत P लाइन के द्वारा दिखाई जा रही है इस ग्राफ में। फिर उसने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया उस उपकरण में। क्या पता क्या परिवर्तन कर दिया उसने? या तो बत्ती बढ़ा दी होगी, कुछ भी ऐसा परिवर्तन करा कि अब ईंधन की खपत ज्यादा होने लगी। Q के ग्राफ के द्वारा उसे दिखाया गया है। तो यहां पर एक ग्राफ दिखाया गया है, इस ग्राफ को देखें, आपको उत्तर मिल जाएगा। ये देखिए, X नंबर के अक्ष पर समय है और Y या खड़े अक्ष पर जो बुलबुला आगे बढ़ता है उसकी दूरी मिलीमीटर में है। अब देखिए इस नंबर पे देखिए, P वाली लाइन को देखें तो यहां समय ज्यादा है। समय कितना ज्यादा है? 0 से बहुत दूर है लाइन, तो समय बहुत ज्यादा है। और जो उसने तेल खाया है, जो बुलबुला आगे बढ़ा है, बुलबुला आगे बढ़ना यानी तेल की खपत, वो तेल कम खाई है। तो दीपक बहुत देर तक जला लेकिन तेल कम खाया, इसमें तेल की खपत कम है। बाद में उसने कुछ चेंज कर दिया और अब देखिए, अब समय कम हो गया है। ये देखिए आप, खड़ी लाइन पास आ गई 0 के, समय कम है, लेकिन जो आड़ी लाइन है तेल वाली, बुलबुले के आगे बढ़ने वाली, वो ज्यादा लंबी हो गई है, ऊंची हो गई है, अर्थात अब तेल की खपत ज्यादा है। तो P नंबर की स्थिति में कम समय में ज्यादा समय में बुलबुला कम आगे बढ़ा, अर्थात तेल की खपत कम है। Q नंबर की स्थिति में कम समय में बुलबुला ज्यादा आगे बढ़ा, अर्थात तेल की खपत ज्यादा है। तो P में खपत कम, Q में ज्यादा। तो ऐसा उसने क्या किया होगा? उसने जो बत्ती लगाई है वो चौड़ी कर दी होगी। बत्ती चौड़ी करने से क्या होगा? दीपक या ज्वाला ज्यादा जलेगी, तेजी से जलेगी, ज्यादा ईंधन खाएगी, कम समय में बुलबुला ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो दूसरे प्रयोग में उन्होंने बत्ती की चौड़ाई को बढ़ा दिया, इसलिए P की तुलना में Q पे लाइन पहुंच गई, तेल की खपत ज्यादा हो गई। चलिए प्रश्न क्रमांक 68, मेयरसोली परिमाप को भूकंप की तीव्रता मापने के लिए काम में लिया जाता है। वैसे आपको पता है भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने के द्वारा नापी जाती है, लेकिन एक पैमाना और वैज्ञानिकों ने बनाया है जिसे मेयरसोली परिमाप कहते हैं। ये किसी उपकरण पर आधारित नहीं है, ये केवल लोगों के अनुभव के आधार पर बनाया जाता है। भूकंप को अनुभव करने वाले लोगों से बातचीत करके और ढांचों को पहुंचने वाले नुकसान को देखकर इसके मान को स्थापित किया जाता है। इस परिमाप के कुछ स्तर इस प्रकार हैं। पहला, हल्का भूकंप होगा। अगर अंदर बैठे लोगों ने महसूस किया, खास तौर पर ऊपर की मंजिलों पर रहने वाले लोगों ने इस भूकंप को महसूस किया, और कई लोगों ने, नीचे वाली मंजिल के लोगों ने और बिल्डिंग के बाहर वाले लोगों ने उसे महसूस ही नहीं किया, तो समझ जाइए कि हल्का भूकंप है। मध्यम, अंदर बैठे कई सारे लोगों ने महसूस किया, चाहे ऊपर की मंजिल पे बैठा हो चाहे नीचे की, लेकिन बाहर के लोगों ने महसूस नहीं किया, तो उसे मध्यम आकार का भूकंप कहेंगे। और सभी लोगों ने उस भूकंप की हलचल को महसूस किया, तो वो थोड़ा तीव्र भूकंप कहलाएगा। हल्के भूकंप की स्थिति में, पहली वाली स्थिति हल्का भूकंप, अर्थात केवल ऊपर के माले या मंजिल में रहने वाले लोगों को ही भूकंप का पता चलेगा, बाकी किसी को नहीं चलेगा। हल्के भूकंप की स्थिति में इनमें से किस जगह मेयरसोली का परिमाप सबसे कम काम आएगा? तो आप ए देखें, बी देखें और सी देखें। ए, बी और सी विकल्प में विद्यालय, औद्योग क्षेत्र का बड़ा नगर
और बहुत बड़ा जनसंख्या शहर, यहाँ पर बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें होती हैं जैसा चित्र में दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ तो मौर्सेली का जो परिमाप है वो बहुत काम आएगा। लेकिन बजारा जनजाति जो एक मरुस्थल में रहती है छोटे छोटे से घर बनाकर, उनको इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो छोटे घरों में रहते हैं, उनकी बहुमंजिला इमारतें नहीं है। विकल्प नंबर सी, मार्सोली का परिमाप इस परिस्थिति में काम नहीं आएगा क्योंकि ये बहुमंजिला इमारतों और ऊंचाई पर रहने वाले लोगों की ही मदद करता है, जमीन पर रहने वाले मरुस्थलीय जनजातीय लोगों पर नहीं। चलिए 69, नीचे दिए गए चित्र को देखें। जब केवल लाल बत्ती दीप्त होती है तब स्थिति P पर एक वस्तु की काली छाया दिखाई देती है, जब केवल नीली बत्ती दीप्त होती है तब स्थिति Q पर वस्तु की काली छाया दिखाई देती है। अगर दोनों बत्तियों को साथ में दीप्त किया जाए तो स्थिति P और Q पर छायाओं का रंग क्या होगा? देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई एक लाइट जलाऊं, ये मैंने नीले रंग की लाइट जलाई, अभी ये बंद है लाल रंग की, नीले रंग की लाइट जलाई तो इस वस्तु की छाया यहां पर पड़ेगी और ये काली होगी, छाया हमेशा काली होती है। फिर हमने नीली लाइट बंद कर दी, केवल लाल लाइट जलाई, तो इस लाल लाइट के कारण इस वस्तु की छाया इधर P क्षेत्र में बनेगी और वो भी काली होगी। तो जब आप एक एक लाइट को जलाएंगे तो वस्तु की छाया P और Q काली ही दिखाई देगी। लेकिन अगर दोनों को एक साथ जलाएं, तो दोनों को एक साथ जलाएं तो जो P नंबर की छाया है वो इस नीले रंग के कारण नीली, और जो Q नंबर की छाया है वो इस लाल रंग के कारण लाल दिखाई देगी। तो P नंबर की छाया दोनों बल्ब को एक साथ जलाने पर और Q नंबर की छाया लाल रंग की हो जाएगी। एक एक जलाओगे तो छाया काली, लेकिन दोनों को एक साथ जलाओगे तो वह उस रंग की हो जाएगी जिस रंग का प्रकाश उस पर पड़ रहा है। तो आपको पता चल गया, सही उत्तर है विकल्प नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 70, हमीद ने खाने के स्रोत और घोंसले जहां पर चींटियां रहती हैं उसे बर कहते हैं, घोंसले के बीच चींटियों के एक कतार को देखा। आप देख लो भाई, एक तरफ घोंसला बना हुआ है सीधे हाथ तरफ जहां चींटियां रहती हैं, और दूसरी नहीं सॉरी उल्टे हाथ तरफ है ना, बाएं हाथ तरफ चींटी का घोंसला है जहां चींटियां रहती हैं, चींटियों का बिल, और दूसरी तरफ खाना है, शक्कर का दाना है, चींटियां जा रही हैं उसको खाने के लिए, जैसा कि चित्र नंबर 1 में दिखाया गया है, बिल्कुल सीधी जा रही हैं। चींटियां दोनों दिशाओं में जा रही थीं, बिल्कुल स्वाभाविक है, कुछ चींटियां खाना ले जा रही थीं। फिर उसने कतार के बीच में एक रुकावट डाल दी। अब चित्र नंबर 2 को देखो, 1 से तीर का निशान आगे बढ़ते हुए 2 पे जाओ। 2 पे उन्होंने क्या करा, एक रुकावट डाल दी, कोई भी चीज रख दी होगी वहां पे, पत्थर रख दी, लकड़ी का कार्डबोर्ड रख दिया, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है, रख दी उन्होंने। उसके बाद उसने कतार थोड़ी देर के लिए देखा। अब 3 नंबर पे आ जाओ, थोड़ी देर के लिए उसने क्या देखा कि चींटियां है ना दोनों तरफ से जा रही हैं, ऊपर से भी जा रही हैं अवरोध के, नीचे से भी जा रही हैं। थोड़ी देर के लिए देखा उसने, अवलोकन को चित्र 3 और 4 में दिखाया गया है। फिर 4 पे आ जाइए, अब 4 पे आ जाइए तो केवल एक ही तरफ से जा रही हैं, दूसरी तरफ से जाना बंद हो गई। तो पहले सीधी जा रही थी, फिर बीच में अवरोध आ गया, फिर दोनों तरफ से अवरोध के दोनों तरफ से घूमकर जाने लगी, फिर एक ही तरफ से जा रही थी, दूसरी तरफ से नहीं जा रही। चित्र 2, 3 और 4 में दिए गए अवलोकन से उसने यह निष्कर्ष निकाला कि चींटियां दोनों बिंदुओं के बीच सबसे छोटा रास्ता ढूंढती हैं। जब उसने अवरोध लगाया तो पहले चींटियां दोनों तरफ से गई, फिर चींटियों को पता चल गया कि जो ऊपर वाला रास्ता है वो छोटा है नीचे वाले से, तो उन्होंने ऊपर वाला रास्ता चुना और सब चींटियां अब ऊपर वाले छोटे रास्ते से ही जा रही हैं। इस निष्कर्ष की वैधता को जांचने के लिए चित्र 4 में कौन सा परिवर्तन किया जाए? आप जांचना चाहते हो कि हाँ चींटी हमेशा छोटे ही रास्ते से जाती है, तो आप क्या करोगे? बड़ा सिंपल है भाई, क्या करोगे? अब ये जो अवरोध है ना, इसे ऊपर खसका दो, इस अवरोध को क्या कर दो, ऊपर की ओर खसका दो। ये देखो ऊपर की ओर खसका दिया, तो अब क्या होगा, अब चींटियां ऊपर से नहीं जाएंगी, क्योंकि ऊपर अवरोध को ऊपर की ओर बढ़ा देने से ऊपर का मार्ग लंबा हो गया। अब चींटियां केवल नीचे से ही जाएंगी। तो अगर इस अवरोध को आप ऊपर की ओर खिसका दें तो अब चींटियां ऊपर की बजाय नीचे से जाने लगेंगी, क्योंकि नीचे का मार्ग छोटा हो जाएगा। तो मात्र इतना कर देने से आपका निष्कर्ष निकल जाएगा कि चींटियां हमेशा छोटे मार्ग का ही चयन करती हैं, और इस प्रकार अवरोध को ऊपर खिसकाने वाला विकल्प नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। यह है आंसर की इन्हीं बचे हुए शेष 35 प्रश्नों की। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के साथ एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर जाएं और इन्हीं प्रश्नों का ऑनलाइन क्विज दें। तो पहले वीडियो को देखें, समझें, फिर ऑनलाइन क्विज में भाग लें और अपना मूल्यांकन जानें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।